हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। अगर आपने इसके पहला वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? देखिए दोस्तों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसमें 3 वर्ड है। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन का मतलब आप लोग जानते होंगे, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, आपके पास कितने चांसेस हैं प्रोडक्शन करने के। और कर्व का मतलब इतना अंदाज़ा लगे कि एक ग्राफ बनेगा। तो एक ऐसा कर्व जो या एक ऐसा ग्राफ जो हमें किन्हीं 2 गुड्स के प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशंस को बताता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पीपीसी कर्व इसको बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को कई नामों से जानते हैं। पहला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका नाम आप लोग कई बार सुन रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, जो 4-5 इसके नाम हैं, आप याद रखिएगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है, पीपीसी इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इकोनॉमिक्स में किसी चीज़ को 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके नाम में ही लिखा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो यानी हम क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। ठीक है, ये 2 गुड्स के प्रोडक्शन का एक पॉसिबिलिटी बताता है कि एक प्रोड्यूसर कितना पहले गुड्स को बनाए और कितना दूसरे गुड्स को बनाए किसी एक गिवन टेक्नोलॉजी पर। ठीक, दैट कैन बी प्रोड्यूस विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, आपको ये तो पता है कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आपके पास एक किसान है। ठीक है, आप एक किसान है, आपके पास एक ज़मीन है। ठीक है, और आपको उस पर प्रोडक्शन करना है। ठीक, वो रिसोर्स है, मान लीजिए वो ज़मीन है, वो तो फिक्स है ना। ठीक है, उसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आपको 2 गुड्स बनाना है। मान लीजिए आपको राइस का प्रोडक्शन करना है कि आपको वीट का प्रोडक्शन करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि हम इतने में राइस उगाएंगे और इतने में वीट का प्रोडक्शन करेंगे। या फिर राइस का अगर डिमांड ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, राइस के प्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे या फिर वीट को बढ़ाएंगे। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, 50-50 भी कर सकते हैं आप। या अगर बहुत ज़्यादा डिमांड तो राइस को प्रोडक्शन ज़्यादा 75 कर दीजिए या फिर इसको 25 कर दीजिए। तो इसी को बोलते हैं पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रिसोर्सेस वही रहेंगे, आपको वही रिसोर्स, वही टेक्नोलॉजी पे आपको कितना प्रोडक्शन करना है। ठीक है, 2 गुड्स का। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है 2 गुड्स के प्रोडक्शन का। ठीक है, तो अब देखिए, आपको ये बता दिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और एक होता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक आपने नाम सुना होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ठीक है, इसी सिस्टम को, मतलब इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है, अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को अगर हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम अगर टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करें, ये टेबल दिख रहा है ना, ठीक, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका आप लोग नाम समझिए, कितने नाम होते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये हो गया। अब इसके एजम्पशंस आप समझिए, कितने इसके एजम्पशंस होते हैं। ठीक है, ये बातें इसमें लिखी हुई हैं। पहला है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इज़ एन इकॉनमी इज़ फिक्स्ड, कि जो रिसोर्स का जो अमाउंट होगा, जो रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, वो फिक्स नेचर के होंगे। मतलब प्रोडक्शन के दौरान उस रिसोर्स में चेंज नहीं होना चाहिए। ये पहला एजम्पशन आप मान के चलेंगे। ठीक, दूसरा है, ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, आप किन्हीं 2 गुड्स का ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, तीसरा नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा एजम्पशन है। ठीक, रिसोर्सेज आर फुली एंड इफ़िशियंटली यूटिलाइज्ड,
ठीक है। जो आपके पास रिसोर्स हैं, जो आपके पास टेक्नोलॉजी हैं, आप उसका भरपूर प्रयोग करेंगे, फुली यूटिलाइज्ड करेंगे। और एक लास्ट हमारा एजम्पशन है जो लिखा है, टेक्नोलॉजी शुड बी कांस्टेंट। चाहे रिसोर्स हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपके प्रोडक्शन करने के दौरान वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। तो ये हैं सारे इसके क्या एजम्पशंस, ठीक है। तो ये अब आते हैं हम इसके टेबल पर, क्या लिखा हुआ है देख। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, देखिए ये पहला कॉलम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बता रहा है, मतलब ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी, ई और एफ, ठीक है। और ये है कमोडिटी एक्स, मतलब एक्स गुड्स, आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने एक्स माना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स गुड्स है और ये वाई गुड्स है और इधर है एम आर टी। अभी एम आर टी क्या होता है ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए, देखिए जब ये जीरो प्रोडक्शन कर रहा है, एक्स कमोडिटी जीरो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन कितना है 15। एक्स 1 प्रोडक्शन कर रहा है तो वाई 14 हो गया। एक्स 2 प्रोडक्शन कर रहा है तो वाई 12 हो गया। एक चीज़ ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रोड्यूसर है ना, यहाँ पर देखिए, जब वो एक्स वाले कमोडिटी को, एक्स वाले गुड्स को इंक्रीज़ कर रहा है प्रोडक्शन को, तो वाई वाले को क्या कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। एक्स कमोडिटी में इंक्रीज, देखिए 1 बना रहा है, पहले देखिए 0 कुछ नहीं बना रहा था, ये 15 बना रहा है। फिर ये 1 का प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे ही प्रोडक्शन को बढ़ाया, रिसोर्स वही है, ठीक है। बी कॉम्बिनेशन पे देखिए, जब वो 1 प्रोडक्शन कर रहा है तो वहाँ पर ये एक्स वाई कमोडिटी क्या हो गई, कम हो गई, 15 से 14 हो गई, क्योंकि रिसोर्स लिमिट है, आपको कहीं ना कहीं कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। जब फिर आगे देखिए, कॉम्बिनेशन सी बोल रहा है कि 2 गुड्स का मतलब 2 प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये कितना है 12 हो गया, ठीक है। तो ये एक, इसको जब हम रेशियो बनाएंगे तो उसी रेशियो को हम MRT बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कैसे निकलता है देखिए, पहले जब ये 0 एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहा था तो वहाँ पर ये कितना है 15, मतलब MRT क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। MRT का फार्मूला होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन वाई कमोडिटी अपॉन चेंज इन एक्स कमोडिटी, ठीक है। यूनिट सेक्रीफाइस, डेल्टा वाई का मतलब होता है यूनिट सेक्रीफाइस, और यूनिट गेन का मतलब होता है डेल्टा एक्स, ठीक है। यहाँ पर हमने माना है, ठीक है। सेक्रीफाइस ऊपर है, गेन डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो इसको हम रेशियो से अगर रिप्रेजेंट करें, ये देखिए, जब ये पहले क्या होना चाहिए, सेक्रीफाइस, ठीक है। तो जब ये 0 पहले पे नील हो जाएगा, फिर जब जैसे ही वो प्रोडक्शन को बढ़ाया, 0 से 1 किया, तो यहाँ पर वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो रेशियो कितना बना, 1 सेक्रीफाइस, सॉरी 1 गेन और 1 सेक्रीफाइस, ठीक है। फिर उसके बाद कमोडिटी एक्स देखिएगा ध्यान से, ठीक है। फिर वो क्या कर रहा है, 2 कमोडिटी का मतलब 1 से फिर बढ़ा रहा है, तो क्या हो गया, फिर ये सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, वो 2, मतलब 1 एक्स कमोडिटी को बढ़ाने के लिए उसके पास कितना सेक्रीफाइस करना है, उसको 2 सेक्रीफाइस करना है, तो ये 2:1 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर एक और इंक्रीज़ किया, ठीक है। तो एक और इंक्रीज़ किया तो वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर 3 वाई कमोडिटी को वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर ऐसे ही आगे बढ़िए, 3 से 4, मतलब फिर एक और बढ़ा रहा है वो एक्स कमोडिटी को, तो फिर वो क्या हो गया, 9 से 5 हो गया, यानी 4 यूनिट का वो क्या कर दिया, वाई कमोडिटी का सेक्रीफाइस कर दिया। फिर लास्ट कॉम्बिनेशन पे देखिए कि अब वो 5 से 0 हो गया, ठीक है। मतलब सॉरी यहाँ पे देखिए 4 से 5, एक लास्ट यूनिट, मतलब 4 से 5, अब वो 5 एक्स कमोडिटी प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको वो वाई कमोडिटी कुछ भी नहीं बना रहा है, यानी वो पूरा सेक्रीफाइस कर दिया पूरे 5 यूनिट का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिट सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट गेन, ठीक है। तो अब इसको अगर हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ग्राफ देखिए, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। और दो कमोडिटी होंगे, एक है यहाँ पर हमने रखा है एक्स कमोडिटी और यहाँ पर रखा है हमने वाई कमोडिटी को, ठीक है। एक्स कमोडिटी को कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो हमने रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इसके बाद वाई कमोडिटी देखिए, वाई कमोडिटी है 5 9 12, मतलब ये इसको हम लिख सकते हैं 3 6 9 12 15, ठीक है, इसमें आ जाएगा ये। तो जब वो कुछ नहीं बना रहा था, मतलब एक्स 0 कमोडिटी बना रहा था, एक्स यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये जब 0 प्रोडक्शन कर रहा था तो वो वाई कितना था 15, मतलब ये कॉम्बिनेशन ए है, ठीक, ये ए कॉम्बिनेशन है, ठीक। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
कि वो एक जैसे ही एक्स कमोडिटी बढ़ाया वो वाई कमोडिटी क्या हो गया वहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, तो देखिए जब एक कमोडिटी बढ़ाया तो वो कितना फिर प्रोडक्शन करा, वो 14 मतलब 15 के नीचे ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बी बना। ठीक, फिर आगे बढ़िए, 2 मतलब फिर ये क्या कर रहा है, एक्स कमोडिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये फिर 2 आ गया। तो जब एक्स 2 कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहा है तो यहाँ पर कितना सेक्रीफाइस किया, 14 से 2 मतलब कितना आ गया, देखिए 2 पे कितना है 12, यहाँ पे देखिए ये कॉम्बिनेशन सी है। फिर उसके बाद ऐसे ही देखिए 3 पे कितना है, 3 पे 9 है। ठीक है, ये है डी कॉम्बिनेशन। फिर ऐसे ही करते करते ये क्या आया, ये। तो ये सारे जो ए बी सी डी ई एफ दिख रहे हैं ये सारे कॉम्बिनेशन है, ये आपको पॉसिबिलिटी को बताते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप इसमें याद रखिएगा कि एक प्रोड्यूसर तभी उसी कॉम्बिनेशन पर प्रोडक्शन करेगा जिसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मतलब मैक्सिमम आउटपुट होगा। ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें ये क्या बताता है, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो हमें 2 कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को बताता है कि आप कितना एक्स कमोडिटी को प्रोडक्शन करने के लिए आप कितना वाई कमोडिटी का सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक है, अगर आप देखिए ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट एफ ध्यान से देखिएगा, पॉइंट एफ आप क्या कर सकते हैं कि इसके नीचे भी आप क्या कर सकते, कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका, लेकिन अगर आप इसके अंदर प्रोडक्शन करते हैं, इस कर्व के अंदर प्रोडक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज और भी हैं, आप चाहे तो बढ़ा करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगर आप इस कॉम्बिनेशंस पर प्रोडक्शन करेंगे तो इसको बोला जाता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपने प्रोडक्शन अच्छे से किया है और रिसोर्सेज का पूरा यूज़ किया है, यूटिलाइज़ किया है। फिर ये जो जेड पॉइंट दिख रहा है ये कर्व के बाहर है, मतलब इसको बोलते हैं ये है अनअचीवेबल कॉम्बिनेशन, जहाँ पर आप पहुँच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये बस अनअचीवेबल जो कि इसके बाहर होता है। तो कर्व के अंदर प्रोडक्शन करेंगे तो उसको बोला जाता है अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, और बाहर इस पॉइंट पर कॉम्बिनेशन पर करेंगे तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इस कर्व के बाहर आप प्रोडक्शन में यानी जेड पॉइंट पे तो उसको बोलेंगे अनअटेनेबल या अनचेंजेबल अचीवेबल पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, तो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीचर ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के क्या फ़ीचर होते हैं। देखिए 2 फीचर आप याद रखेंगे, पहला फीचर है पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। पीपीसी स्लोप कैसा होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको बताए थे कि जब कोई प्रोड्यूसर किसी कमोडिटी को जब गेन करता है तो वो किसी दूसरे कमोडिटी को सेक्रीफाइस करता है, तो इस रीज़न से वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है, दूसरा फीचर होता है पीपीसी इज कॉनकेव टू, ठीक है, कॉनकेव टू ओरिजिन या और कॉनकेव शेप का होता है कि ये जो होता है कॉनकेव, देखिए ये कॉनकेव शेप दिख रहा है ना, कॉनकेव क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर MRT इंक्रीज़ करता है। एक वर्ड ध्यान रखिएगा, इसके कॉनकेव बजने का रीज़न है कि ड्यू टू इंक्रीज़ इन MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये हो गए 2 हमारे फीचर पीपीसी कर्व के। अब इसमें एक पॉइंट और है जिसका नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ठीक, आपने पढ़ा होगा बहुत सारे चैप्टर में, यूटिलिटी चैप्टर में, कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आप एडिशनल यूनिट का क्या करते हैं, मतलब पाने के लिए किसी दूसरे यूनिट का आप सेक्रीफाइस करते हैं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। ठीक है, कि आप एक्स कमोडिटी को गेन कर रहे हैं तो आप वाई कमोडिटी को धीरे धीरे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है इट रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड, ठीक है, सेक्रीफाइस टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, जब आप किसी कमोडिटी को मतलब एडिशनल यूनिट का जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आप जिसका आप सेक्रीफाइस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें इसका MOC निकालना हो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये कैसे आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 0 पे हैं, ठीक है, तो इसमें हम कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहे तो ये नील हो जाएगा। ठीक, फिर हम जैसे ही एक कमोडिटी का गेन कर रहे हैं तो इसमें हम कितना सेक्रीफाइस कर देंगे, 15 से 14, ठीक है, यानी 1
आपका आ जाएगा क्या, MOC। फिर दूसरे वाले पे देखिए हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2 कमोडिटी का। तीसरे पे हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 3 कमोडिटी का। चौथे पे कितना कर रहे हैं, 4 कमोडिटी का। और पाँचवें पे 5 कमोडिटी का। ठीक है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि आप जब किसी एडिशनल यूनिट, किसी एडिशनल कमोडिटी का आप गेन करेंगे तो आप जिस कमोडिटी को सेक्रीफाइस करते हैं तो उसी कमोडिटी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 3 टाइप्स के होते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए, एक होता है इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक होता है डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक होता है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसका रीज़न याद रखेंगे कि इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कॉनकेव शेप का बनता है। क्यों, इसका रीज़न होता है ड्यू टू इंक्रीज़ इन MRT। MRT क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। तो जब MRT इंक्रीज़ करेगा तो इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये हो बनेगा स्लोप। ठीक, एक होता है डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, ये कब होता है, जब आपका MRT घटेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कांस्टेंट अमाउंट, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब बनेगा, जब आपका MRT कांस्टेंट होगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।